स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई और बात करेंगे खबरों की। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जिले के टनकपुर में रहे, जहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 2200 करोड़ से अधिक विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित भी किया। और सीएम धामी और परिवहन मंत्री का दौरा जो है, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है, पूरा पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर तक विभिन्न स्थानों पर आप देखते होंगे, अक्सर हमको समस्या आ जाती थी कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो सड़क बंद हो गई। उन सब पर बहुत न्यूनता आई है और आने वाले समय में बिल्कुल हमारा ये सड़क जो है हर मौसम में 24 घंटे चलने लायक हो जाएगा। उसके लिए आपने हमको सारी धनराशि भी दी है, सारी स्वीकृतियां भी दी है। ऐसे बहुत सारे काम, नेपाल से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो ड्राई पोर्ट है उसका निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जल्दी वो काम भी हो जाएगा। अभी हम नीचे उसका वो जो प्रेजेंटेशन लगा हुआ था वहां हमने देखा है। टनकपुर से जलजीबी मोटर मार्ग, इसका 55 किलोमीटर का काम अभी तक पूरा हो गया है, जिसमें 308 करोड़ की धनराशि से किया जा रहा है। एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम सब के बीच में, जिनसे अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि जिनसे हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो, और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोपवे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जब हम तुलना करें, कुछ सालों पहले हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे, और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है, या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से, तो कई घंटे लग जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है। तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जिले के टनकपुर में रहे, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2200 करोड़ से अधिक विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जिसके बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित भी किया। देहरादून में 7,200 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर नवंबर 2024 में पूरा होगा, और इसी साल देहरादून के रिंग रोड का काम शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में बन जाएगा। रुद्रपुर में 1051 करोड़ की लागत से
21 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काशीपुर से रामनगर जिम कॉर्बेट तक 472 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का जून 2024 बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ मुरादाबाद से जिम कॉर्बेट जाना आसान हो जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल के लिए 710 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग 2024-26 में बन जाएगा। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से नेपाल के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। घाट से अल्मोड़ा तक 1260 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर जून 2024 में पूरा होकर काम शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा तथा कटार देवी हिल स्टेशन में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बद्रीनाथ से माना पास तक 574 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती के उगम स्थल देवताल की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। जोशीमठ में 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे जोशीमठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रुद्रपुर से काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कर्णप्रयाग तक 4,500 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड होगा कि मुरादाबाद से 4 धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। मानस खंड के आदि बद्री, भवाली, रानीखेत जाना सुगम हो जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। जिम कॉर्बेट के पास 30 करोड़ की लागत से 220 मीटर में धनगढ़ी ब्रिज का कार्य आरंभ कराया गया है और फरवरी 2025 तक वो पूरा जाएगा। रामपुर, काशीपुर आने जाने वाले को सुविधा मिलेगी। पनौद में 28 करोड़ की लागत से 175 मीटर लंबे ब्रिज का काम 2 साल में से रुका है, अब शुरू हो गया है, वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से देहरादून। अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से देहरादून इस साल दिसंबर के अंदर, इसी साल में 2 घंटे में होगा। 2 घंटे में लोग अब देहरादून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए, अब दिल्ली जाने लगे। और लोग मुझे बता रहे थे कि आज कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। और सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटियाबागढ़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे में नगर निगम की जेसीबी समेत बड़ी संख्या में वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अवैध कब्जा जमाने वाले अब्दुल मलिक को नगर निगम के हुए नुकसान की भरपाई करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। डीएम नैनीताल और नगर निगम की प्रशासक वंदना सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा नुकसान का आकलन किया गया है। फिलहाल 2 करोड़ 44 लाख रुपए का आकलन किया गया है, जिसका नोटिस अब्दुल मलिक को दे दिया जाएगा और उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं दंगा प्रभावित क्षेत्र में 127 शस्त्र लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। नगर निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं,
तो उनका एक 2 करोड़ 44 लाख का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, अब्दुल मलिक को जो है नगर निगम की ओर से नोटिस दे दिया गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हल्द्वानी हिंसा का जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसको नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से 2 करोड़ 44 लाख का एक नोटिस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो नगर निगम की संपत्ति को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की जो भरपाई होगी वो अब्दुल मलिक को यहाँ पर करनी होगी और उसके लिए बाकायदा उन्हें एक नोटिस सर्व कर दिया गया है। 15 फरवरी तक का टाइम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें उन्हें ये पैसा वहाँ पर जमा कराना होगा। अगर उनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया जाता है तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो नगर निगम की जो अग्रिम जो कार्रवाई होगी उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से लगातार ये प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है ताकि उत्तराखंड हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर की जा सके। अभी तक क्या प्रयास ये कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन की जो टीमें थी वो मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रही थी और अब नगर निगम की तरफ से भी हल्द्वानी हिंसा के इस मुख्य आरोपी के खिलाफ जो शिकंजा है उस शिकंजे को कसने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी, और वहीं डीएम नैनीताल की ओर से भी कहा गया है कि नगर निगम द्वारा जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके ये नोटिस जो है उनको जारी किया गया है और अगर जो है ये राशि उनकी तरफ से नहीं पेश की जाती, इसके बाद जो है प्रशासनिक तौर पर क्या कार्रवाई उठाई जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? देखो, सबसे पहले ये समझा जा सकता है कि 15 फरवरी तक का उनके पास यहाँ पर समय है। अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए 15 फरवरी तक उन्हें वहां पर जमा कराने होंगे। जो नगर निगम की तरफ से नुकसान का जो आकलन यहाँ पर किया गया उस नुकसान की भरपाई के तौर पर उन्हें यहाँ पर देना होगा। अगर वो इस राशि को जमा नहीं करते हैं तो फिर 15 फरवरी के बाद जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है जिसमें संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है, संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, जो आरोपी की संपत्ति है उस पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि ये कार्रवाई आगामी दिनों तक है, लेकिन 15 फरवरी तक का समय उन्हें जरूर यहाँ पर दिया गया है। जी, अब बताया जा रहा है कि दंगा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर 127 शस्त्र लाइसेंस को भी सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आने वाले दिनों में या आने वाले समय में इस तरीके के कोई भी वहां पर ऐसी हिंसात्मक घटना और वहां पर न घटे। सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था कि जो शस्त्र लाइसेंस है उन सभी को वहां पर कार्रवाई करते हुए उन सभी को जमा वहां पर किया जाए। यही वजह रही कि जिला प्रशासन की तरफ से 120 लोगों के वहां पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। 120 लोगों के 127 वो लाइसेंस है जिन्हें जमा करने के लिए कहा गया है। अगर उनकी तरफ से जमा नहीं किए जाते हैं तो फिर सीधे तौर पर उनके खिलाफ भी वहां पर कार्रवाई की जा सकती है। ये निर्णय इस वजह से भी लिया गया है ताकि जनपद में किसी भी प्रकार से या जो संभावित जो क्षेत्र हैं जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं या ऐसी हिंसा वहां पर हो सकती है वहां पर इस तरह की हिंसा और ना भड़के, और अगर होता है तो फिर किसी भी प्रकार से इन हथियारों का उपयोग वहां पर ना हो पाए, क्योंकि जिस प्रकार से गोलियां वहां पर चली है तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और यही वजह रही कि कार्रवाई वहां पर की गई है शस्त्र लाइसेंस के लिए। और आगामी दिनों में क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में उन सब चीजों के लिहाज से भी ये कार्रवाई करना यहाँ पर जरूरी था जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। जी, अभय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भाजपा में राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। वहीं उनका कहना है कि चुनाव में पार्टी संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी मिली है। पार्टी हाईकमान ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया और उनका राज्यसभा जाना तय हो चुका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनसे जानते हैं सर पार्टी की तरफ से एक और नई जिम्मेदारी है आपको। अभी तक की जो जिम्मेदारी है उनका बखूबी निर्वहन किया, नई जिम्मेदारी किस रूप में दिखता है? देखिए, पार्टी जो भी निर्देश कार्यकर्ता के नाते देती है उसका पालन करते हैं और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं मोदी जी के सैनिक के रूप में विकास कार्यों में जो उनका भाव है उसमें एक छोटा सा गिलहरी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर सकूं और इस राज्य के विकास का जो हम सब लोगों ने सपना देखा था मोदी जी उसको आज धरातल उतार रहे हैं।
और निश्चित रूप से और जो विषय रहेंगे मैं जब उस स्थान पर पहुंचूंगा तो मैं भी इन सारे विषयों को जो राज्य के हित के विषय है वो पार्लियामेंट के अंदर रखने का मेरा प्रयास होगा। भाई जी, चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर आप पहले से उन चीजों को देख रहे थे, किस रूप में कितना बड़ा उन चीजों में तो निश्चित काफी बड़ा है, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत सम्मान का विषय है और मैं तो राज्य के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि काफी उत्साह के साथ सब मिल रहे हैं, एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना है। तो ये ठीक है कि जब कोई बड़ा दायित्व मिलता है तो जिम्मेवारी का एहसास भी बहुत गहरा हो जाता है और कई बार मन में भाव भी आता है कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे विश्वास लोगों का दिक्कत हो उसमें। मैं कह सकता हूँ दिशा में मेरा प्रयास रहेगा, कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके कारण कार्यकर्ताओं के अंदर एक प्रकार से अविश्वास का वातावरण बने। केंद्र नेतृत्व जो जिस विश्वास के साथ इस स्थान तक पहुंचा है उसमें मेरा कोशिश है कि हम आगे बढ़ो। देखिए, प्राथमिकताएं क्या मानते हैं, अब क्या कुछ आप करने की तैयारी करेंगे ताकि राज्यसभा सांसद के रूप में भी वो बड़ी चीजों उपलब्धि हासिल हो सके? देखिए, उत्तराखंड तो वैसे भी जितने विषय हमारे प्रदेश सरकार द्वारा तय होते हैं वो देश के लिए नजीर साबित होता है, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, चाहे यूसीसी का विषय हो, अनेकों विषय है। हमने तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर नगर निगम नगर पालिकाओं के अंदर आरक्षण देने का विषय हो, सब एक विषय है। ये विषय पूरे देश के अंदर नजीर का काम करते हैं। आगामी दिनों के अंदर क्योंकि राज्य छोटा है लेकिन राजनीतिक चेतना बड़ी है, तो राजनीतिक चेतना के दृष्टिकोण से जहाँ भी कुछ गाँव छूट गए हों सड़क की दृष्टि से उनको गाँव तो सड़क पहुँचे। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति करने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, प्रत्येक जिला केंद्र के अंदर जो जिला मेडिकल हॉस्पिटल खोलने का जो विषय है तो निश्चित उसका आगे गति देने में मैं काम करूँगा। थैंक यू सर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी मिली और अब कह सकते हैं कि राज्यसभा के रूप में भी उत्तराखंड के भीतर विकास की जो काम है उन विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना उस सपने को साकार करना चाहते हैं। कैमरामैन इंडिया वाइज देहरादून। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में होने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्य समिति में शामिल होंगे। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और चुनाव की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि किस तरह से भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, मगर प्रीतम सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणियां यहाँ आहुत करे या चुनाव अभियान कैसे संचालित करे, इससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारी प्रभारी आई थी, प्रभारी ने प्रदेश के सभी साथियों से जो है विचार विमर्श किया और आगे किस तरीके से हम चलें उस पर भी बात हुई है। और खबर देहरादून से है, जहां बजट सत्र का आयोजन को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि बजट सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा यह सरकार को तय करना है। अगर सरकार गैरसैंण में सभा करती है तो वह गैरसैंण को चलाने के लिए तैयार है, मगर यह सरकार को तय करना है कि आखिर सदन कहां चलाना है। नहीं, देखिए, अब बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। वो गैरसैंण में जो है बजट सत्र करना चाहते हैं तो हम गैरसैंण जाने के लिए तैयार हैं। और बढ़ते आगे, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक बस में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना से किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ के चक्कर कम होने वाले हैं। देहरादून आरटीओ के अधिकारी शैलेश तिवारी ने एक नई पहल जारी की है, जिसमें आरटीओ की कोई भी जानकारी उनके यूट्यूब आरटीओ टैक्स चैनल से घर बैठे ले सकते हैं। वहीं आरटीओ के अधिकारी का कहना है कि इससे यूट्यूब चैनल से आप जानकारी लेने के साथ ही घूसखोरों से भी बच सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल से आपको यह पता चल जाएगा कि किस काम में कितनी फीस लगती है और वह किस तरीके से किया जाता है। तो कोशिश किया हमने। बेसिकली हमारा जो विभागीय काम होता है वो दो किस्म का काम है। एक तो इन्फोर्समेंट का काम हमारा होता है, अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसको पालन करने के लिए मजबूर करना, चालान करना, गाड़ी बंद करना। दूसरा प्रचार प्रसार का भी होता है। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती नियमों के बारे में, इसलिए भी वो गलती कर देते हैं। तो हमारा एक प्रयास है उस चैनल के माध्यम से कि लोगों को जानकारी मिले। हमने कुछ जो रिलेवेंट टॉपिक हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हैं, कितनी फीस होती है, क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, है ना, उसके बाद चालान अगर आपका हो रहा है तो किन किन नियमों को फॉलो करेंगे तो आपका चालान कम होगा या नहीं होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने एक चैनल बनाया है, आरटीओ टॉक्स के नाम से हमारा है, और ढेर सारे वीडियोस में अपलोड भी किए गए हैं। पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी तहसील स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने तहसील में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित करते हुए स्वीप एक्टिविटी कराते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के आदेश दिए। हमारे यहाँ से जो आज मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें अभी हमारी प्रायोरिटी प्री इलेक्शन यही रहता है कि वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारा बने, उसमें सबके नाम जुड़ जाएं, जिनके जुड़ने हैं, जिनके कटने हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो एक बार बिल्कुल तरीके से हो जाएं और वोटर अवेयर हो जाए कि उन्हें इलेक्शन जब आ जाए, जब जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन आके अपना वोट डालें। तो यही अभी चल रहा है, स्वीप की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चल रही हैं। सभी एसडीएम्स को ब्रीफ किया गया है और एक रोस्टर तैयार किया गया है कि डेली क्या क्या एक्टिविटीज़ स्वीप में होंगी हमारे यहाँ। और खबर देहरादून से है, जहां लंबे समय से दून अस्पताल में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं। इस बात को दून मेडिकल कॉलेज की ओर से प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों को अब टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग करेंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।